हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और इस समय तुमको पता है कि यहाँ पर एक अभी हाल ही में कमबैक हुआ है, कहीं ना कहीं लोग इसको एक टर्न अराउंड मान रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर एरिक टेन हैग पे भी एक प्रेशर है, ग्लेजर्स पे प्रेशर है, और मतलब ऊपर से नीचे तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन सारे कॉम्प्लिकेशंस में जेडन सैंचो के केस का क्या हुआ, इसका अपडेट कहीं ना कहीं अब हमारे सामने निकल के आया कि भाई कहाँ तक सिचुएशन पहुंची है, क्या केस में डेवलपमेंट है, इसकी चीज़ें अच्छी हैं, आउटकम बुरा होने वाला है, क्या है। अब देखो, ऊपर और मोटे मोटे शब्दों में अगर तुमको मैं समराइज कर दूं तो चीज़ें बदतर ही हैं, मतलब बद से बदतर हैं, और आने वाले टाइम में भी चीज़ें खराब ही होंगी। अभी तक अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो जेडन सैंचो का जो करियर है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो लगभग ओवर हो चुका है। इसमें यहाँ पर कोई भी कमबैक की गुंजाइश अब नहीं बची है। अब इसके पीछे यहाँ पर रीज़न ये है कि देखो, अगर मैनेजर के पर्सपेक्टिव से बात करें, कि एरिक टेन हैग की बात करें, तो वो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर चांस लेने के लिए तैयार है कि भाई ठीक है, अगर जेडन सैंचो ये दो शर्तें मान ले तो मैं उसको वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस पूरे स्क्वाड में इंटीग्रेट कर दूंगा। और वो दो शर्तें ये हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में उसके रिगार्डिंग कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग और उससे यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो ये चाहता है कि वो उसको पर्सनली आके यहाँ पर अपोलोजाइज करे, और साथ ही साथ जिस तरीके से 70 मिलियन के साथ उसने 2 करोड़ रुपए ट्विटर रेवेन्यू लिए हैं, उसी ऑप्टिमिज्म के साथ भाई यहाँ पर ट्विटर पे अपनी एक पब्लिक अपॉलॉजी को पोस्ट करेगा, और उसके बाद ही यहाँ पर बात बन सकती है कि भाई ठीक है, मैनचेस्टर में उसका करियर है, उसको यहाँ पर उसके निपलों पे इलेक्ट्रिक शॉक मार के रिवाइव किया जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट यहाँ पर एक फेक न्यूज़ फैली थी कि भाई जेडन सैंचो का पीआर कह लो या फिर कुछ भी था, कि भाई जब ये एकदम से ड्रामा हुआ था उस कंट्रोवर्सी के जस्ट बाद यहाँ पर जेडन सैंचो ने अपनी गलती मानी थी और उसको अपोलोजाइज भी किया था, यहाँ पर शायद से ड्रेसिंग रूम को भी और एरिक टेन हैग को भी, लेकिन उसकी अपोलॉजी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर हाल ही में ESPN और स्काई स्पोर्ट्स दोनों ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि ये जो एलिगेशंस है, जो क्लेम है, ये बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द मार्क है और इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जनवरी ट्रांसफर विंडो में इसको बताया जा सकता है कि आप कह सकते हो कि जेडन सैंचो का टाटा बाय बाय गुड बाय होने वाला है। अगर इंग्लैंड काउंटर पार्ट की बात करें, यानी हैरी मैग्वायर की बात करें, अगर हम यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड या फिर लूक शॉ की बात करें, तो वो भी कंटिन्यूसली जेडन सैंचो को यही बता रहे हैं कि तेरे को यहाँ पर अपने आप को अपोलोजाइज करके यहाँ पर अपना एक सॉफ्ट स्पॉट दिखाना पड़ेगा कि मैं वापस से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहनने में इंटरेस्टेड हूँ। अभी के लिए भाई यहाँ पर उसी ट्रीटमेंट पे जिस पे हाल ही में किलियन एम्बापे था, लेकिन फ़र्क इतना है कि एम्बापे के सामने PSG झुक गई, यूनाइटेड के झुकने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग टेन हैग के साथ हैं। इसी के साथ यार बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की आज के एपिसोड की। अब देखो, हाल ही में जब यहाँ पे लाइक वर्ल्ड कप के जस्ट बात कह लो या वर्ल्ड कप से जस्ट पहले भी कह लो, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड था अपने करियर को लेके, वो ये था कि वो एटलीस्ट यहाँ पर 2024 तक खेलना ज़रूर चाहते हैं, यानी कि जब वो 40 ईयर्स ओल्ड के हो जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने शायद से ये कहा था कि यूरो 2024 उनका लास्ट कंपटीशन होने वाला है, या फिर लास्ट एक और चांस होगा एक अलग ट्रॉफी उठाने का विद पोर्चुगल, मतलब वही दूसरी बार ट्रॉफी उठाने का। 2016 में भी जीती है पोर्चुगल। लेकिन इसी के रिगार्डिंग हमने देखा वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, और लियोनेल मेसी जीत गए। लेकिन काफ़ी यहाँ पर अब अगर हम बड़ी मीडिया हाउसेस की बात करें, मिरर की बात करें, डेली मेल की बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें, एक्सप्रेस की बात करें, सारे के सारे जितने भी ब्रिटेन या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे छापा है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस से लियोनेल मेसी की जो राइवलरी है उसको यहाँ पर रीइग्नाइट करना चाहते हैं। खैर, मैं तुमको बता दूं, इसका जो ओरिजिन था वो यहाँ पर सऊदी का एक जर्नलिस्ट है जिसने ये चीज़ कंफर्म, सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म नहीं करी कि वो यहाँ पर 2026 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता है, बल्कि उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म करा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने वाले टाइम में अल नसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कोई भी प्लान्स नहीं है और वो यहाँ पर रिटायर नहीं होने वाले। अब इस बीच क्योंकि यहाँ पर 2024 में यूरो भी आ जाता है और फिर 2026 में वर्ल्ड कप भी है, तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है, वहां पर अब यहां पर उसको बढ़ाकर 2027 तक कर दिया जाएगा, जिससे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना ही सिर्फ यहां पर यूरो 2024 एज एन अल नसर प्लेयर खेलेंगे, बल्कि 2026 भी वो वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं और उसके बाद 2027 में जाके वो यहां पर अपने बूट्स को हैंग अप करने वाले हैं और अपने करियर को फिनिश कर देंगे। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, वो मैं तुमको बता दूं कैसे।
सबसे पहले तो तुमको पता है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ऑफ द फील्ड प्रेजेंस है वो इस समय ताबड़तोड़ है। सऊदी का जो डोमिनेंस है फुटबॉल में और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज में वो तुमको दिख रहा है इस समय। साथ ही अगर ऑन द फील्ड प्रेजेंस की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैक टू बैक साइमल्टेनियसली 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुके हैं और ऑलरेडी यहां पर सऊदी टॉप स्कोरर बने हुए हैं और ये ट्रेंड हमको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। शायद से अर्लिंग हालैंड या फिर 1-2 प्लेयर के ही पीछे हैं वो 2023 के अगर कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने की बात करें। लेकिन इसी के साथ यहां पर एक चीज तुमको और समझनी पड़ेगी कि यहां पर एक कंट्रोवर्सी ये आ जाएगी कि भैया अगर एक बात बताओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर 2026 यानी कि आज से लगभग 3 साल आगे तक भी अगर पोर्चुगल को लीड करने वाले हैं तो क्या यहां पर रॉबर्टो मार्टिनेज को फिर से उस प्रेशर में डाला जाएगा कि उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ खेलना ही पड़ेगा? क्या यहां पर पूरा फैन बेस अभी भी इस चीज पर डिटरमाइंड है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट 42 और 43 इयर्स ओल्ड विल बी बेटर देन द पोर्चुगल के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या क्रॉप ऑफ प्लेयर्स होंगे? अब इसके रिगार्डिंग यहां पर फुटबॉल फैन बेस बट जाएगा और अभी भी बट गया होगा और यहाँ पर सबके अपने अपने ओपिनियन है। तो डू मेक श्योर कि आप #CR7 कमेंट सेक्शन में डाल के अपना ओपिनियन जरूर दे। गाली गलौज क्यों कर रहे हो भाई? करनी है तो ट्विटर पे कर लेना, वहाँ एटलीस्ट इसके लाइक्स तो मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, बल्कि डिलीट और कर दूंगा मैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम यहाँ पर ज़रूर इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन कर सकते हो और ऑफकोर्स अपन भी दिख गया तो यहाँ पर मैं रिप्लाई तो कर ही दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ #CR7 जरूर डालना कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर ये चीज़ कितनी ज़्यादा बेटर है और कितनी ज़्यादा वर्स है और क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो आने वाले टाइम में अपने आप को एक रोटेशनल प्लेयर की तरह तौर पे देखेंगे या नहीं। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर जूड बेलिंगम की। तो रियल मैड्रिड ने सोचा भी नहीं था कि जूड बेलिंगम के रिगार्डिंग जो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 103 मिलियन पाउंड्स का जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इतनी जल्दी ROI मिलेगा। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जूड बेलिंगम का जो परफॉर्मेंस है उन्होंने सारी हदें और सारी एक्सपेक्टेशन को पार कर दिया और ना ही सिर्फ उन्होंने एक्सपेक्टेशन बल्कि अब जो बता रहे हैं कि एनालिस्ट बता रहे हैं कि जूड बेलिंगम का जो पोटेंशियल है वो अभी और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ब्रीच करेगा चीज़ों को। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ भी कहा है कि ये रियल मैड्रिड के लिए ऑफ द फील्ड भी कहीं ना कहीं जूड बेलिंगम का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको गोल कॉन्ट्रीब्यूशन को हटा के भी देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश नेटिव कंट्रीज में भी रियल मैड्रिड का इन्फ्लुएंस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुमको पता है जब PSG ने नेमार को खरीदा था तो उन्होंने बहुत हद तक यहाँ पर साउथ अमेरिका में अपना फुटहोल्ड बनाया था। यही चीज़ यहाँ पर इंटर मियामी लियोनेल मेसी के साथ कर रही थी और यही चीज़ यहाँ पर सऊदी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ करा था। बस रियल मैड्रिड ने यहाँ पर बहुत मेन स्ट्रीम जाके जूड बेलिंगम यानी कि इंग्लिश नेशनल हाइप को यहाँ पर बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करने की कोशिश करी है। साथ ही यहाँ पर बेलिंगम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जब रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ साइन किया था तो पहले 10 गेम में जो गोल कंट्रीब्यूशन था यानी कि गोल प्लस असिस्ट वो यहाँ पर 11 का था और अगर हम जूड बेलिंगम की बात करें तो उनका गोल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 13 का है। 8 लालिगा गेम्स में 8 गोल स्कोर करे हैं और अगर 2 चैंपियन लीग की बात करें तो वहां पर भी दोनों ही गेम्स में गोल स्कोर करे हैं। और अगेन मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, इस एपिसोड में भी मैं कह रहा हूं कि इट डजंट मैटर कि कितने गोल्स आ रहे हैं, मैटर रखता किस बिहेवियर और किस सेटिंग्स में आ रहे हैं। कितने गेम्स में जूड बेलिंगम ने जस्ट 2-0 को 3-0 कर दिया, लेकिन कितने सारे गेम्स में यहाँ पर 1-1 से 2-1 करा है या फिर यहाँ पर एक कमबैक को इनिशिएट करा और ये बहुत बड़ी अपडेट है। खैर इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी पेरिस सैंट जर्मैन की। तो भाई यहाँ पर उन्होंने रेनेस को 3-1 से हराया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस्मान डेम्बेले और किलियन एम्बापे दोनों ही स्कोर शीट पर नहीं है। तो उस्मान डेम्बेले जो कि एक्स रेनेस प्लेयर है उनके रिगार्डिंग यहाँ पर अलग ही ड्रामा चल रहा है कि भाई क्या प्लेयर हमने खरीद लिया है, यहाँ पर बस इसके मूवमेंट और इसके ड्रिबलिंग के ही नंबर है और इसके उसके ये ना ही असिस्ट कर पा रहा ना ही गोल स्कोर कर पा रहा। और किलियन एम्बापे का ये यहाँ पर लॉन्गेस्ट ड्रॉट है किसी भी, आई थिंक 4 गेम्स में वो यहाँ पर नहीं स्कोर कर पाया। अब 4 गेम्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पर सिर्फ लीग 1 है, ये अभी देखना पड़ेगा। हाँ चल बवासीर। तो भाई देखो यहाँ पर किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग सबसे पहले तो ड्रामा ये चल रहा है कि इस समय PSG के ऑफिस में ड्रामा है कि भाई किलियन एम्बापे के साथ जो 2 महीने बकर कटी थी यहाँ पर, क्या उसका एक यहाँ पर आप कह सकते हो मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर आप कह सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किलियन एम्बापे के साथ जो कांस्टेंट ये वाइडली एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म आ रहा है लुइस एनरिके के रिगार्डिंग, किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग के साथ जो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। चाहे ब्रैडली ब्रकोला की बात करें, चाहे आंडू पांडू कोलू मोआनी की बात करें या फिर उस्मान सैक्सी डेम्बेले की बात करें, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर किलियन एम्बापे को अपनी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वहाँ पर कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। जैसे हमने न्यूकासल के रिगार्डिंग देखा था कि गोंसालो रामोस के बिल्कुल पिछवाड़े के पीछे ही खिला दिया था, जहां पर उनको कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रही थी और सिर्फ छेद दिख रहा था। खैर, इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वापस से, तो यूनाइटेड यहाँ पर अब इंटरनेशनल ब्रेक में गई है और काफ़ी अच्छे टर्न अराउंड और इमोशनल अपलिफ्ट पे गई है। तो ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ग्लेजर्स पे अब ऑलरेडी प्रेशर आ गया और बाकी सारी इंटरनेशनल ब्रेक में जो स्पॉटलाइट है वो वापस से इस चीज़ पे आ गई कि कब बेचोगे अपने क्लब को। ऐसे में यहाँ पर शेख जसीम के रिगार्डिंग दो सबसे बड़ी चीज़ आई है निकल के। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर शेख जसीम ने डेविड बेकहम को यूनाइटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो अप्रूवल है, जो प्रपोजल है, उसको अप्रूव कर दिया है और साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को प्लेज करा है कि 1 बिलियन जो अभी जो थर्ड क्वार्टर का 960 से 1 बिलियन तक का जो डेट चला गया है उसको भी यहाँ पर एक झटके में वो क्लियर आउट करने वाले हैं और ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि कोई भी पैसों का बर्डन यूनाइटेड पे ना आए, बल्कि शेख जसीम अपने बटुए से यहाँ पर सारी चीज़ों को, ऑफ कोर्स इसीलिए भाई शेख जसीम अनथनथनी को यहाँ पर सब लोग प्रेफर कर रहे हैं कि भाई ग्लेजर्स जल्दी से इसको सेल करो। खैर, चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द मार्क हैं और अभी इसमें इनियोस का भी तड़का लगेगा, फिर ग्लेजर्स का भी तड़का लगेगा, फिर वॉर वगैरह का भी तड़का लगेगा, तो यहाँ पर ड्रामा बहुत ज़्यादा है। खैर, अगर आज के एपिसोड की अपनी लास्ट अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर लमीन यमाल से। अब लमीन यमाल जब यहाँ पर स्पेन नेशनल टीम को ज्वाइन कर रहे थे तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था लोग कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है भाई चलते हुए। ऐसे में जब ये दिख ही गया था कि हाल ही में जो मैच हुआ था ग्रेनाडा के अगेंस्ट बार्सिलोना, उसमें लास्ट में लिम्प कर रहे थे, उसमें लास्ट में दिक्कत हो रही थी, तो क्यों यहाँ पर स्पेन नेशनल टीम के में जा रहे हैं और वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 16 साल का लौंडा है भाई वो। अब देखो, इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी डिप्लोमेटिक है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि क्योंकि लमीन यमाल के पास 2 ऑप्शंस है, वो मोरक्को भी ज्वाइन कर सकता है और वो स्पेन नेशनल टीम को ही परफॉर्म कर सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक वो यहाँ पर स्पेन नेशनल टीम को सिर्फ 2 ही क्वालिफायर्स में और 2 ही मैचेस में वो रिप्रेजेंट करा है, ऐसे में यहाँ पर स्पेन नेशनल टीम का बहुत ही हार्ड स्टैंड है कि अभी के जो मैचेस हैं उसमें एटलीस्ट वो एक गेम में तो खेले। उससे होगा ये कि उसकी जो टोटल अपीयरेंस हो जाएगी वो 3 हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर मोरक्को का कोई भी चांस नहीं रहने वाला। क्या यहाँ पर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आई है कि लमीन यमाल इस बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं? इसके रिगार्डिंग सिर्फ इतनी ही अपडेट है कि स्पेन नेशनल टीम पूरा कोशिश कर रही है कि लमीन यमाल को एक पैर पे सही लेकिन कुछ तो खिलाया जाए और कैसे ना कैसे करके उसकी अपीयरेंस 3 करी जाए, क्योंकि रूल के हिसाब से अगर उसने 3 अपीयरेंस कर दी तो वो यहाँ पर स्विच नहीं कर सकता। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। शू